हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, उसमें ऑल इंडिया टेस्ट चल रहा है भैया। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया टेस्ट फॉर दिल्ली पुलिस। किसी भी पुलिस के एग्जाम की आप तैयारी करो, उसके लिए पुलिस लेवल के सारे क्वेश्चन यहां पे आज आपको मिलने वाले हैं। तो डेली में मैथ्स के सेगमेंट से रात्रि के 10 बजे आपको मैथ्स के प्रैक्टिस कराता हूं, क्वेश्चन की श्रृंखला। बहुत ही शानदार सा सेशन होता है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और जल्दी से फटाफट एक बार वीडियो को फटाफट आप सभी लोग शेयर कर दो। जल्दी जल्दी हर सभी एक दूसरे को शेयर कर दिया करो। जब भी आप क्लास देखने आया करो, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं क्लास के लिए। नोटिफिकेशन तो जाता है बट कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता। आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 का यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस की बात करें, होप कर रहा हूं आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी भाई। एग्जाम आपका बहुत पास आ गया है, अब कोई चूक ना हो पाए। एकदम अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो। आपने जो पढ़ा है उसका सिर्फ रिवीजन करना और कुछ भी अलग से नहीं करना आप सभी को। तो एक सेंसेशनल सी क्लास होती है हर रोज, एक एनर्जेटिक और फुल मजे वाली क्लास होती है। तो मजे के साथ हम सीखेंगे। तो चलते हैं हम सवालों की तरफ। हमारे सवाल जो है ढेर सारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर चुके होंगे। तो दिल्ली पुलिस ये एक्सप्रेस बैच था जिसकी वर्दी आपकी वर्दी हमारी जिद, इसका टैगलाइन था। तो इसके हिसाब से अब चलते हैं सवालों की तरफ। इसी क्वेश्चंस की श्रृंखला को आप अपने एप्लीकेशन पे, अपने मोबाइल में टेस्ट भी दे सकते हैं। सिर्फ आपको अपने फोन में स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पे लाइव टेस्ट चल रहा है, जहां पे आज अपने टेस्ट देके आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपको कितना दिल्ली पुलिस में मिल रहा है और कितना आपको चाहिए, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे ही चलते नजर आएंगे। चलो, रमेश एक बैग खरीदता है। रमेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य 400 रुपया है। इसे वह 2 क्रमिक छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। मतलब 140 रुपया। देखो ये 400 रुपया क्या है, उसका एमपी है जो बैग खरीदा है, उसका एमपी है 400 रुपया। वो जब 2 क्रमागत छूट मिलती है तो 160 में खरीदता है, मतलब दुकान वाले ने उसको बेचा है। खरीदना वर्ड जरूर है, लेकिन ये क्या है, ये एसपी है। ये क्या है, एसपी है 160 रुपया, ठीक है ना। यहां से 2 डिस्काउंट निकली है, डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2, 2 डिस्काउंट निकली है, ठीक है ना। यदि दूसरी डिस्काउंट 2% है, यहां पे दूसरी डिस्काउंट आपको दिया है कि 20% है, तो आपसे पूछा है कि पहली डिस्काउंट क्या थी। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है भैया, बहुत मजे के साथ लगाएंगे। चलो, अब 2 क्रमागत डिस्काउंट है। 2 क्रमागत डिस्काउंट के बाद अब यहां पे समझो, एक डिस्काउंट आपकी इस पे है और एक डिस्काउंट आपकी किस पे भैया, एक डिस्काउंट देखो इस पे है और एक इस पे है। अब जैसे देखो, क्रमागत छूट में कर क्या होता है, पहले आप किसी को दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 400 रुपए की सामान थी, पहले इस पे 20% का डिस्काउंट, मतलब कि 80 रुपए की सामान हुई होगी, है ना। तो यहां से पहले डिस्काउंट के बाद वस्तु का एसपी क्या होगा बताओ। पहले डिस्काउंट के बाद 8 चौको 20, 320 रुपया, ठीक है ना। ये पहले डिस्काउंट के बाद जब आपने 20% का डिस्काउंट दिया होगा। देखो, क्रमागत डिस्काउंट है, आपसे कह रहा है दूसरी डिस्काउंट 20% है। क्रमागत या सक्सेसिवली डिस्काउंट में आप दूसरी को 20 बना दो, पहली को 20 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होता है, ठीक है ना। तो हमने दूसरी को ही पहली मान लिया था, तो पहली डिस्काउंट हमारी 20%। जब आपने 400 वस्तु पर 20% का डिस्काउंट यानी 80% के हिसाब से जब सेल किया तो 320 रुपए में सेल किया। कितने में सेल किया, 320 रुपए में सेल किया। जब आपने 320 रुपए का सेल किया है तो बाद में एक और डिस्काउंट दी गई है, जिसके बाद वस्तु का जो दाम हो गया वो सीधे 160 हो गया है, ठीक है ना। एक और डिस्काउंट दी गई है जिसके बाद सीधे वस्तु का दाम 160 हो गया। यहां से बताओ कितने का डिस्काउंट दिया गया दूसरी वस्तु के लिए। यहां से आपको डिस्काउंट 2 निकालना पड़ेगा। 320 से 160 हुआ, मतलब 160 घटा है। 160 घटा है किस से, तो 320 से, और गुणे में 100 कर देना था। ये 0 से 0 खत्म, 16 दूनी के 32 होता है, 2 ने 100 को काट दिया। 50% का डिस्काउंट आया है, मतलब जो सेकंड डिस्काउंट या जो पहली डिस्काउंट है वो 50% का है। बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये, है ना। इस तरह का सवाल ज्यादातर चांस होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने की। बात समझ में ना, ऐसे सवाल चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने की कि 2 डिस्काउंट है जिसमें से एक डिस्काउंट दे देता है, दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछ देता है। कभी कभी दोनों डिस्काउंट नहीं पता होता, समान डिस्काउंट दे देता है, ऐसा भी सवाल आता है। तो इस तरह का सवाल मैंने आपको कराया है, आप जाओ देखो मेरी प्रॉफिट लॉस की क्लासेस, उसमें मैंने कराया है इस तरह के सवाल। बात समझ में भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 रुपया है। अच्छा, ये 63 रुपया नहीं 63 है,
ठीक है ना। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 है, उसने भूगोल में 20 नंबर और इतिहास में 2 नंबर अधिक लिया होता तो उसका औसत अंक 65 हो जाता। तो परीक्षा में कितने विषयों के प्रश्न पत्र थे? अब यहां से समझो, मान लो कि जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे, मतलब जो विषय थे, जो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे, यहां से समझो, जो आपके विषय थे, मान लो x सब्जेक्ट थे। कितने सब्जेक्ट थे? x सब्जेक्ट थे उस एग्जाम में, और हर एक में उसका औसत अंक 63 है, यानी टोटल, मतलब टोटल T11 कितना आएगा? x 11 विषय का, देखो यहां से, सॉरी, x विषयों का कुल अंक, x विषयों का कुल अंक निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे? Tx करके निकालोगे। 63 एवरेज है, T बराबर होता है एवरेज गुणे नंबर, तो 63 एवरेज है, तो 63 गुणे में x यानी 63x हो जाएगा। ये क्या है? 63x, x विषयों का कुल अंक। उसने मान लो x विषय लिया होगा तो x विषयों का कुल अंक 63 है। अब कह रहा है कि उसने भूगोल में 20 नंबर और अधिक और इतिहास में 2 नंबर और अधिक लिया होता, मतलब इसी 63x में उसके भूगोल में 20 नंबर जुड़ जाते और इतिहास के 2 नंबर जुड़ जाते, तो अब उसका औसत जो है 65 हो जाता, यानी कि अब उसका औसत 65 यानी टोटल 65x हो जाता। 63 उधर जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर में यहां पे 22 बचेगा, x का मान आ जाएगा 11, मतलब उसके लिए एग्जाम में 11 सब्जेक्ट थे। ये तो मेरे भाई एकदम बेसिक तरीका था जो हर कोई लगा सकता है, अगर बच्चा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इस तरीके से लगा सकता है। मतलब अगर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसने खाली जिसे पता हो कि कंपटीशन एग्जाम क्या होता है, या जिसमें एवरेज नाम की चीज उसको पता हो, तो वो इस तरह से लगा लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये बहुत आपको टाइम टेकन भी नहीं है कि आपको समस्या होगी। ये एकदम ऑर्डिनरी मेथड है, एकदम बेसिक मेथड है। परंतु मेरे भाई एक बात सुनो, अगर मान लो आप स्टडी 91 पे मैथ पढ़ते हो और अगर आपने दिल्ली पुलिस की एग्जाम की तैयारी हमारे साथ की है, तो उसके लिए कुछ तो फायदा होना चाहिए कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लगा लो, बताओ। अच्छा देखो यहां से क्या है भैया, देखो एक यहां से समझो, एक बार 20 नंबर बढ़ा है और एक बार 2 नंबर बढ़ा है। 20 और 2 मिलके कितना बढ़ा? 22 नंबर बढ़ा, जिससे उसका एवरेज 2 बढ़ गया। 22 नंबर बढ़ा तो एवरेज 2 बढ़ गया, यानी 2 एवरेज बढ़ गया, यानी 11 विषयों में बढ़ा होगा। डायरेक्ट आंसर आ गया। ये देखो ट्रिक, मतलब आपने सवाल पढ़ा और एक लाइन में आंसर किया, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट काम किया, और एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया कि इस तरह से होता है, ये मैंने आपको सिखाया है कि ऐसा होता है। बात समझे, देखो कितने की वृद्धि हुई है ओवरऑल आपने कितने की वृद्धि की, तो आपने यहां पे 20 की वृद्धि की और यहां पे 2 की वृद्धि की, 2 सब्जेक्ट में आपने 20 और 2 की वृद्धि की, माने टोटल आपने 22 की वृद्धि की है। कितने की वृद्धि की है? 22 की वृद्धि की है। 22 की वृद्धि के चलते आपका जो अंक है वो 2 बढ़ गया है, मतलब 22 नंबर बढ़ाया आपने तो 2 नंबर बढ़ गया। तो कितने विषयों में 22 नंबर? 22 जो है कितने सब्जेक्ट में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो 22/2 कर देंगे, यानी 11 सब्जेक्ट में 2 नंबर बढ़ा होगा, तब जाके उसका एवरेज 2 बढ़ गया है। बात समझे ना? तो ये इसका लॉजिक था और इसकी शानदार से ट्रिक थी, जिससे सवाल को देखते ही पढ़ते और बच्चा लगा लेता है एकदम आसानी से। चलो नेक्स्ट देखो, राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 है, विभाजित की जाती है। यदि शाम को 247 रुपए मिलते तो राम को कितने मिलेंगे? तो अच्छा सवाल है, यहां से समझो, ये राम है और ये श्याम है, 8 और 19 है। कह रहा है कि श्याम को 247 मिलते हैं। किसको? श्याम को। ये जो 19 का अनुपात है ये 247 के बराबर है, 247। हाउ मच? ये 19 से कम 19 और कितना बचा? 5 था, 19 3 57, 13 गुना है, तो ये भी 13 गुना होगा, यानी राम को गुणे में 13, 13 8 104 रुपया मिलेगा। राम को कितना मिलेगा? 104 रुपया। ये सवाल का आपके आंसर आ गया। बताओ मजा आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो जल्दी से कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, जल्दी कमेंट करके बताओ। 15 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के के अनुपात में बैग में कुल मिलाकर, अरे ये तो बहुत आसान आ गया। देखो अच्छा इस बार 15 पैसे के सिक्के हैं, वैसे 15 पैसे के सिक्के होते नहीं है, किसी जमाने में चलता रहा होगा, मुझे नहीं पता, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, 15 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्के हैं जिनका अनुपात 1 2 3 है, उनके सिक्कों का क्या दिया है? इतना के अनुपात में है, मतलब इनकी संख्या का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? संख्या का अनुपात दिया। बताओ कितना दिया है?
1:2:3 दिया है। अब मैंने आपको बताया, जब भी मैंने आपको सवाल पढ़ाया, सिक्का वाला पढ़ाया, मैंने आपको हमेशा से बताया कि अगर संख्या का अनुपात दिया है तो उसको मूल्य में बदला जाता है, तो आप इसको मूल्य में बदल देंगे। 15 पैसे का, अब इसको 15 पैसे को रुपया में बदलना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना, तो पैसे को पैसे में रहने दो। 15 पैसे का एक सिक्का है, यानी कि 15 पैसा हुआ होगा, ठीक है ना, संख्या में बदल रहे हैं लेकिन ये पैसा में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? पैसा में बदल रहे हैं। तो 15 पैसे का एक सिक्का मतलब कि 15 पैसा, 10 पैसे का दो सिक्का यानी 20 पैसा, 10 पैसे का एक सिक्का 10, 15 पैसे दो सिक्का तो 20, 5 पैसे का 3 सिक्का यानी 15 पैसा। टोटल कितना पैसा हुआ बताओ? 15, 20 और 15, 15, 15, 30, 20, 50, टोटल हुआ 50 का अनुपात। टोटल आपको दिया है 30 रुपया, रुपए को भी पैसा में बदलना होगा, तो 30 गुणे में 100 कर देंगे, 30 गुणे में 100, ये पैसे में आ गया। जब इधर आपने सबको पैसा में चेंज किया तो इसको भी पैसा में बदलना पड़ेगा, ठीक है भैया। अब यहां से 50, ये देखो 50 ने इसको काट दिया 2 बार में, यानी कि एक का अनुपात कितना होगा? 30 दूनी के 60। एक का अनुपात कितना आ गया? 30 दूनी के 60। आपसे क्या पूछा है? आपसे बोला 5 पैसे के कितने सिक्के हैं बताओ। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, एक का अनुपात 60 है, तो 60 तरीका 180, 5 पैसे के 180 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 180 सिक्के हो जाएंगे। आसानी से आप लगा रहे हो एकदम इजी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, 75 लीटर शराब और जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा 15 लीटर ज्यादा है। मतलब देखो 75 लीटर है टोटल, ठीक है, 75 लीटर है। 75 लीटर के शराब और जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर ज्यादा है, यानी कि इसमें से शराब और जल की मात्रा बताओ। शराब ज्यादा है, ठीक है ना, शराब ज्यादा है, जल कम है, यानी जल मान लो 30 लीटर है तो शराब आपका 45 लीटर होगा, इससे 15 लीटर ज्यादा है। कह रहा है इसमें 6 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो आप इसमें 6 लीटर जल और मिला दिए। आपने 6 लीटर जल मिला दिया, अब ये कितना हो गया बताओ? तो ये अब आपका हो गया 36 लीटर, और यहां से ये अभी भी है 45 लीटर। अब आपसे पूछा है कि शराब और जल का अनुपात क्या होगा, तो 9 से काट दिया, 9 पचे 45, 9 चौको ये, यानी कि 5:4। शराब और जल का अनुपात क्या बना? 5:4। शराब 15 लीटर अधिक है तो शराब 45 है, ये 30 है, यानी कि 45 में 6 जुड़ा तो 5:4, 9 से काट दिया, 5:4 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? कहां चला गया मैं? आ गया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम, देखो राम एंड मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल की उम्र का अनुपात, चलो यहां से समझो, राम और मोहन जो है 4:5 के अनुपात में है, राम और अनिल 5:6 के अनुपात में है। अब एक काम करो, आप इनको अलग अलग करके सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करो। तो इसको आप ऐसे लिखो, मोहन इज टू राम, पहले मोहन लिखो फिर राम लिखो, 4:5 है, सॉरी ये तो अनुपात भी बदल जाएगा ना, पहले मोहन और ये तो 5:4 हो जाएंगे, तो 5:4 है, और ये राम अनुपाते अनिल कितने हो जाएंगे? 5:6 हो जाएंगे। क्या अच्छा हमने उलट के क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको रेशियो में सिखाया है जहां से इसकी शुरुआत, जहां पे ये खत्म हो वहीं से दूसरे रेशियो की शुरुआत होनी चाहिए। अब ये वाली पहली रेशियो मोहन पे खत्म हो रही थी, राम से शुरू हो रही थी, तो ये गलत बात थी। राम पे ही खत्म करके और राम पे ही शुरू करना था, बात समझ में ना? तो यहां से बता दो जरा मुझे आप कि मोहन इज टू राम इज टू अनिल कितने हो जाएंगे? 5×5 और 5 चौको 20 और 6 चौको 24, तो इनका अनुपात 25, 20, 24 का बना। अब आप बताओ यदि उनकी उम्र का योग 69 दिया है, जरा इनका उम्र यहां से जोड़ो, 25 और 20 45 और 24, ये 69 ही आ रहा है, मतलब उनकी उम्र 69 का अनुपात 69 ही, 1 का अनुपात 1 आ जाएगा, मतलब यही इनकी उम्र है ना? जब जोड़ने पे अनुपात भी उसके टोटल के बराबर है तो यही इनकी उम्र है। अब आपसे राम की उम्र पूछा है, यहां पे राम एकदम बीच में है, तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी, तो 20 वर्ष आ गई राम की उम्र। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। यहां से देखो 50% का मतलब दुनिया जानती है कि 1/2 होता है,
ठीक है ना। अब यहां समझो, ए और बी की इफिशियंसी के बारे में दिया है, ए और बी के इफिशियंसी के बारे में दिया है। कितना दिया है जरा देखो, कह रहा है ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। कौन अधिक कार्य करता है? ए। किसकी अपेक्षा? बी की। तो मान लो बी करता है 2 काम तो ए करेगा 3 काम, इससे 50 काम ज्यादा। कैसे 2 और 3 आया? देखो 50% का मतलब 1/2 होता है, तो ये बी का जिससे तुलना होती है वो नीचे होता है, तो बी कर रहा है 2 काम। देखो बी की अपेक्षा अधिक कार्य करता है, ए ज्यादा करता है बी कम करता है, मतलब बी की अपेक्षा, बी से तुलना हो रही, इसीलिए बी आएगा नीचे। तो बी करता है 2 काम, इससे एक ज्यादा, ये करेगा 3 काम। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो, तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से समझो 3 और 2 उनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। यहां से बताओ टाइम का रेशियो क्या आएगा? यहां से आप मेरे को बताओ टाइम का रेशियो क्या आएगा। तो टाइम का रेशियो जो बनेगा वो 2:3 का बनेगा। कह रहा है कि बी अकेले काम को 20 दिन में करता है। कौन? बी। अब बी का टाइम बताओ, बी का टाइम बताओ। बी का टाइम है 3, तो 3 ना होकर के ये 3 का अनुपात 20 दिन है, तो 1 का अनुपात कितना बनेगा? 20/3। ये 1 का अनुपात आ गया। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर यहां से बताओ कि ए का अनुपात, ए का समय कितना आ जाएगा? ए का समय 2 है, तो 1 का अनुपात 20/3, तो 2 का अनुपात 40/3, तो ये आ गया 40/3। ठीक है, ये आ गया 40/3। अब आपसे दोनों का मिला के पूछा है, ए का कितना आया? 40/3, बी का कितना आया? बी का आया 20। यहां से बताओ बी का 20 दिया हुआ है और इसका आपने निकाल लिया 40/3, एलसीएम बताओ कितना आएगा? 40/3 और 20 का लसा 40/3 ही आएगा। अब 40/3 में 40/3 से भाग हुआ तो इनका जो इफिशियंसी आ रहा है इसका 1 आ गया, और इसमें 20 से भाग किया तो इसकी इफिशियंसी 2/3 आ गई। अब यहां से a प्लस बी आपसे पूछा है, a प्लस बी आपसे पूछा है। a प्लस बी कितना हो जाएगा आप बताओ? ये 40/3 इसका टोटल समय है, डिवाइड बाई में a प्लस बी दोनों का मिला के इन दोनों को जोड़ना है। 1 और 2/3 कितना होगा? 1 प्लस 2/3, तो ये आ गया 40/3 ऊपर, नीचे क्या आया? 3 1 कम 3 2 5/3, 3 से 3 उड़ गया और 40 को काट दिया 8 बार में, तो यानी इसका समय आंसर कितना आ गया? 8 दिन। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आप इसमें जबरदस्ती का इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। मैंने आपको इसके अलावा भी एक मेथड बताया है, मतलब बिना इसका इस्तेमाल किए भी आप आंसर लगा सकते हो। कौन सा मेथड बताया? चलो, इफिशियंसी आपने निकाल लिया एकदम सिंपल तरीके से। अगर मान लो कोई बच्चा इस तरह से इफिशियंसी नहीं निकाल पाता है, जिसने मेरी परसेंटेज की क्लास अब तक नहीं देखी अच्छे से, उसको इस तरह से इफिशियंसी निकालने नहीं आएगा, तो उसको बेसिक तरीके से इफिशियंसी निकालते हैं। देखो, अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो देखोगे तो आपको पता है कि अगर ये 100 करता है तो ये 50 ज्यादा 150 करता है, यानी इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? एक्चुअल में ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने निकाला था। अब मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी इफिशियंसी वाला क्वेश्चन आएगा तो आप यहां के बाद P1 T1 लगा देना। मैंने ये बात आपको समझाई थी, बताई थी। अब यहां से देखो, किसका दिया है? बी का दिया है। किसका पूछा है? a प्लस बी का पूछा है। बी का कितना दिया है पहले बताओ? बी की इफिशियंसी है 2, और बी का कितना समय लगता है? बी को कितना समय लगता है? तो 20 समय लगता है। बराबर में दोनों की मिला के इफिशियंसी बताओ। दोनों की मिला के पूछा है, 3 2 मिला के 5 की इफिशियंसी, और इनका समय आपसे पूछ दिया है। ठीक है ना, बहुत आसान बन गया सवाल। 5 ने इसको काट दिया 4 बार में, और 4 दूनी के 8, यानी टी का मान आ गया 8 दिन। इतना इजी क्वेश्चन है, इसको बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, आप इस तरह से लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मैं बताता रहता हूं कि जो बच्चा अगर ऑर्डिनरी होगा, जैसे मान लो जिसने केवल पढ़ाई की होगी, कंपटीशन लेवल के नहीं, अगर जिसने खाली ट्रिक को ना समझा होगा, खाली टाइम एंड वर्क नाम के चैप्टर को पढ़ा होगा, वो कैसे लगाएगा? जो इसके पहले वाला समय था उस मेथड से वो लगाएगा। लेकिन अगर आपने स्टडी 91 के साथ मैथ की पढ़ाई की है, आपने मेरे साथ अगर मैथ की पढ़ाई की है, तो आपको ये मैं बताता रहता हूं कि कैसे सवालों को सॉर्ट किया जाता है। अब बताओ, ये मेथड अच्छा है कि पहले वाला मेथड अच्छा है? पहले वाला मेथड भी शानदार मेथड है, ऐसा नहीं कि वो बेकार है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है सवालों में। चलो, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, 75 kmph की चाल से और 57 kmph की चाल से 2 गतिमान बसें एक ही स्थान से गंतव्य स्थान के लिए निकलती हैं, तो 3 घंटा 25 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? अच्छा, एक ही तरफ से निकल रही हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल बताओ। 75 और 57 का डिफरेंस आएगा, कितना आएगा? 25 में 17 घटा दिया 18, 18 की चाल से जा रही हैं।
और 3 घंटा 25 मिनट का मतलब 3 प्लस में 25 बटे में 60 कर देंगे, ये भी घंटा आ गया, ये समय आ गया। क्या होता है, डिस्टेंस आपसे पूछा है, स्पीड इनटू में टाइम। दोनों गाड़ियां एक ही तरफ जा रही हैं तो इनका सापेक्ष चाल लगेगा। सापेक्ष चाल जब डायरेक्शन सेम में है तो सापेक्ष चाल घटेगा, तो 75 में से 57 को घटा दिया तो 18 आ गया, 18 गुणे में ही आ गया। अब यहां से देखो 18 गुणे में ये कितना आएगा, हाँ इसको 5 से काट दो, 5 बार में, इससे काट दो 12 बार में, है ना। अब 12 यहां 36 5 41 बटे में 12। अब 6 ने काट दिया 2 बार में, 6 ने काट दिया 3 बार में, यानी यहां से आंसर आ गया कितना आया 123 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर आ गया 61.5। 61.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है भैया, आसान कब होगा, जब आप पढ़े रहे हो मेहनत से। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका 3/4 किलोमीटर 11 से 1/4 मिनट में तय करता है और वापस। अच्छा बताओ दोनों में डिफरेंस, अभी यहां से देखो, दोनों में आपको पता है कि D1 बराबर में D2 है, दूरी समान है। क्या है, दूरी क्या है, दूरी 1 बराबर दूरी 2 है। क्यों, अगर भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर आप धारा के साथ जाओ या धारा के विपरीत जाओ, आपने दूरी तो समान ही तय की है, तो यहां पे दूरी समान है। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। मान लो कि जब धारा के विरुद्ध जाओगे तो आपकी अपस्ट्रीम लगेगी, यू वाली चाल लगेगी, और समय कितना है, समय कितना है, समय आपका 11 से 1/4 दिया हुआ है, 11 से 1/4 मिनट है। इसको चेंज करो, कितना आएगा, 11 चौक 48 और 11 चौक 44 और 1 45/4। 45/4 किसमें है, 45/4 मिनट में, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 45/4। इसको भी सेकंड में बदलेंगे, और इधर पे जो आपका डाउनस्ट्रीम लगेगा इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 7 दूनी के 14 और 14 और 3 मिलके 14 1 मिलके 15/2, ये बन गया, है ना भैया। अब यहां से एकदम सिंपल, अब आप कहोगे कि सर ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में, यानी अगर इसको सेकंड में करना है तो क्या इधर भी गुणे में 60 करना है और इधर भी गुणे में 60 करना है, दोनों तरफ गुणे 60 कटना ही है। इसने इसको काट दिया 2 बार में और इसने इसको काट दिया 3 बार में। यहां से बताओ u बटे d कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, 2 और 3, u मतलब अपस्ट्रीम, d मतलब डाउनस्ट्रीम। ये आपका धारा के सापेक्ष, धारा के विपरीत दिशा में u है और धारा के सेम दिशा में आपका d है। आपसे पूछा स्थिर जल में नाव की चाल, z का मान पूछा, z का मान क्या होता है, d प्लस यू का हाफ। अच्छा कहीं मामला में गड़बड़ हो गया, 3/4 किलोमीटर की दूरी भी तो दिया है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति नाव की धारा के दिशा में 3/4 इतना मिनट में और इतना मिनट में लेता है, तो एक मिनट देखो ध्यान से, ये रेशियो निकला है ना, रेशियो से मामला गड़बड़ हो रहा है। चलो यहां से देखो, रेशियो नहीं निकालते हैं, यहां समझो, रेशियो से भी आएगा लेकिन रेशियो से आपको ऑप्शन बनाना होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर लाना है तो डायरेक्ट आंसर लगाने का दूसरा तरीका बताता हूं, सुनो। इससे भी आएगा जो आपने निकाला था ना, देखो u बटे d का मान आपने क्या निकाला था, 2/3 निकाला था। z का मान क्या होता है, d प्लस यू का हाफ, अभी आपने जो निकाला था यही निकाला था ना, तो यहां से भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। 2 + 3 मतलब 5/2, आंसर आया 2.5। लेकिन ये जो आया था ये आपका रेशियो वाला मान आया था, तो 2.5 किलोमीटर जो है आपका रेशियो में आएगा, 2.5 के अनुपात में ही कोई ना कोई आंसर होगा। 2.5 के अनुपात में 5 आ रहा है, इसलिए 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप एग्जैक्ट आंसर के लिए क्या करेंगे, वो दूसरा मेथड में आपको बता देता हूं, सुनो। यहां से बताओ अपस्ट्रीम की चाल कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम की चाल बताइए। अपस्ट्रीम की चाल होती है दूरी, अच्छा बताओ दूरी बटे टाइम, यही होता है। दूरी कितनी है, 3/4 किलोमीटर है, और समय कितना है, ये समय है 11 चौक 44 45/4। 45/4 को गुणे में 60 करना पड़ेगा सेकंड में बदलने के लिए, है ना। मिनट में था तो गुणे में 60 करना पड़ेगा, ये आपने कर दिया। अब यहां से समझो, ये देखो 4 से 4 कट गया, 3 ने काट दिया 15 बार में, तो ये आपका आंसर आ गया। यहां पे क्या आया बताओ, हाँ 3 ने काट दिया इसको इस तरह से, हाँ ठीक है ना, तो ये आ गया 1/15 गुणे में 60, ये आ गया। और उसी तरह से d आपको निकालोगे तो 3/4 डिवाइड बाई कितना दिया है, 7 दूनी 14 15, 15/2 गुणे में 60 करेंगे तो ये कट गया, 4 ने इसको काट दिया 2 बार में, ठीक है ना, और 3 ने काट दिया 5 बार में, यानी कि क्या आ गया, ऊपर आया 1 डिवाइड बाई 5 दूनी 10 और ये 600, ठीक है, देख लेना सही है ना, हाँ सही है। चलो ठीक है ना, अब ये 600 आ गया और ये 15 छक्का 90, ये 900 आ गया। अब आपको d प्लस यू का हाफ करना है, d प्लस यू का हाफ, d प्लस यू का हाफ करो, 600 900 मिला के 1500 डिवाइड बाई 900,
का हाफ। फिर से देखते हैं यार, यहां से समझो, पता नहीं कहां से क्या समस्या आ जाती है। फिर से देखो, आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है यार। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर की दूरी इतना मिनट में जाता है और वापस इतना मिनट। पहले मेथड से लगाते हैं, आसान है, उसी से आ जाएगा। देखो यहां से देखो, दूरी आपकी सेम है, तो जब u की चाल से जाएगा तो 11 चौक 44 45/4 समय लेगा, और यहां से जब d की चाल से जाएगा तो 7 दूनी के 14 15/2 समय लेगा। ठीक है ना, 2 ने इसको काट दिया 2 बार में, और यहां से बताओ 15 ने इसको काट दिया 3 बार में। ठीक है ना, तो यहां से u/d का मान कितना आ गया, 2/3 है ना। आपसे z का मान पूछा है, z का मान होता है, आपसे क्या बोला, स्थिर जल में नाव की व्यक्ति की चाल, z का मान होता है d + u का हाफ, d + u का हाफ, तो 2 + 3 का हाफ, वो रेशियो वाला मान है, रेशियो में आया है इसलिए इसका मान 5 के एमपीएच इस तरह से बन जाएगा। t + 2 का मतलब 2.5 आया आंसर, 2.5 का गुना होता है 5, इसलिए 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों 5 आ रहा है, क्योंकि 2.5 ये आपका रेशियो का मान आया है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, रेशियो का मान है। आपको अगर एग्जैक्ट मान बनाना, गुणे 2 कर दो, 4 और 6 बन जाएगा, वो आपका एग्जैक्ट मान होगा। जैसे यहां से देखो, आप जैसे इसको काट दिए थे ना, अब ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये इसका रेशियो का एग्जैक्ट मान बनेगा तब। ठीक है, इस तरह से करोगे तो रेशियो का एग्जैक्ट मान नहीं बनेगा, इस तरह से करोगे रेशियो का मान आएगा, रेशियो के मान से उसी को ऑप्शन से बना लेंगे तो आंसर बन जाएगा 5। चलो नेक्स्ट देखो, बाकी देख लेना, कहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस हो रही होगी। अगला देखो, 9,000 रुपए में 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज इतना इतना दिया हो। 2 ब्याज आपको दिए हैं, देखो आपसे ब्याज पूछा है 9,000 रुपए में। देखो एक तो आपका 9% दिया है, 9% और दूसरा 12%। 9% का मतलब पहले 100 और 100 रहे होंगे मान लो परसेंट के हिसाब से, तो बाद में 109 और 112 हो गए हैं, बाद में 109 और 112 हो गए हैं। अब यहां से बताओ आपका टोटल कितना बनेगा, 100 और 100 के हिसाब से 10,000 पहले, और बाद में 112 में 109 का गुणा, 9 दूनी 18 मतलब 218 को 8 हासिल लगा 21 का, 109 कम 9 21 मिलके 130 हासिल लगा 13 का, 109 कम 9 और 13 मिलके 122। ठीक है ना, यहां से बताओ 9,000 रुपए पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, इसका मान। अब यहां से देखो, यहां से बताओ सीआई कितना आएगा, सीआई आएगा 2200 है और यहां 10,000 है, ये 12,208 है और ये 10,000 है, यानी कि कितना आ जाएगा सीआई आपका, इसमें से इसको घटाओ तो 2208 आएगा, 2208 का अनुपात। वैसे इसका मान दिया हुआ है 10,000 का ही अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, 9,000 रुपया दिया हुआ है, 20203030, एक का मान कितना आ गया 9/10, तो इसी में 9/10 का गुणा कर दो, तो यानी 2208 गुणे में 9/10 कर दो, 9 8 72, 2 दशमलव में आ रहा है, 9 8 72 7 और 9 दूनी 18, 18 को 8, 9 दूनी 18 को 19, 1987.2। देखो 1987 आंसर ये रहा, 1987 ये रहा आंसर। इस तरह से आपने आंसर निकाल दिया, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो अगला देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है यदि वृत्त की त्रिज्या आपको दिया 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या हो। यहां देखो, अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देखो अगर रेडियस का मान 7 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा 22/7, 22/7 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, मतलब 7 × 7, 7 से 7 कट गया, यानी एरिया कितना आ गया 22 × 154। ये किसका एरिया आया है, किसका आया है, वृत्त का आया है। आपसे कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी यही जो क्षेत्रफल है ये वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, a का स्क्वायर होता है, बराबर में 154। 154 का मतलब क्या है, a स्क्वायर बराबर a बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 154 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 154 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, वर्ग का विकर्ण पूछा है। विकर्ण का मतलब डायगोनल, डायगोनल का मान क्या होता है स्क्वायर रूट 2 इंटू में a, स्क्वायर रूट 2 इंटू में a। अब स्क्वायर रूट 2 यहां पे a का मान है कितना 154, अभी 2 भी अंदर चला जाएगा तो करड़ी में कितना हो जाएगा 7, 2 चौको 8, 5 दूनी के 10। अच्छा देखो यहां से ऐसे कर लो, यहां समझो, आसान कैलकुलेशन कर लो, 2 अंदर जाएगा और इसको कर दो 2 गुणे में 77। ठीक है, 2 2 मिलके 1 2 बाहर आ गया और करड़ी में 77 अंदर रह गया, तो 2 करड़ी में 77 इज द राइट आंसर। एकदम आसान सवाल था ये तो। 3 सेंटीमीटर भुजा वाली एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने घनों की आवश्यकता होगी। घन बनाना है, घन है, घन है, 3 का क्यूब डिवाइड बाय 1 का क्यूब, नंबर ऑफ घन आपको इस तरह से आ जाएगा 27/1, यानी आपको 27 घन की आवश्यकता पड़ेगी। चलो अगला देखो, 7 14 21 और 28 में कितने पदों का योग 952 होगा। देखो
कितने पदों का योग 952 होगा। ये सारे 7 के पहाड़े वाली कहानी है। तो देखो आप SN लगाना है आपको, यहां पे SN बराबर क्या होता है n/2, ये कौन सा है, समांतर श्रेणी है, 2a प्लस में n-1 इंटू में d, n का मान नहीं पता आपको, ठीक है ना, SN का मान पता है 952 है, बराबर में n का मान नहीं पता है n/2, 2a का मान 2 गुणे 7 यानी कि 14, 2 गुणे 7 प्लस में n का मान नहीं पता और d का मान यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, ठीक है ना। ठीक है भैया, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 9 दूनी के 18 को 19, 1904 बराबर में ये 14 और यहां से देखो n गुणे में 7 दूनी के 14 प्लस में 7n माइनस में 7, ठीक है भैया। तो 1904 बराबर ये गुणा करो इसका तो 7n स्क्वायर और ये n का गुणा हुआ तो 7 में प्लस में 7, 7 से काट दो तो n स्क्वायर प्लस में 1 और ये इधर आएगा तो माइनस में इसको 7 से काटो, 7 दूनी के 14 50, 7 सते 49 और 7 दूनी के 14 272 आया बराबर में 0। अब 272 का प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है ना, 272 का फैक्टर करना है तो क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस में ये n है यहां पे, ठीक है ना। तो हमने सबको 7 से काटा, 7 से काटा तो ये कट गया, 7 से काटा तो ये कट गया, 7 से इसको काटा 272 आया, बस बाकी पक्षांतर किया, n स्क्वायर प्लस में n है ना, ये एक ही बार है, यहाँ पे 7n था ना, n का गुणा हुआ तो 7n, ठीक है ना। तो ये कट गया तो n स्क्वायर प्लस में n और माइनस में 272। अब 272 का फैक्टर करना है तो देखो क्या बनेगा फैक्टर, जोड़ने घटाने पर ये भी आना चाहिए, ऐसी भी कहानी है। तो 17 छक्का 102, 17 कम 17, 17 10 27, हाँ 17 और 16 का बनेगा तो माइनस में 17n प्लस में 16n माइनस में 272 बराबर में 0, ठीक है। n कॉमन है यहाँ पे तो n-17 आएगा, प्लस में 16 कॉमन है तो क्या बनेगा, n-17 बनेगा बराबर में 0, n का मान 17 आ जाएगा। यानी पदों की श्रृंखला कितनी थी, 17 थी। बहुत आसान सवाल था, AP का सवाल था ये, हर जगह से सवाल बनते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान कितना है, 5 है। आपसे x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 का मान पूछा है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो 23 बनेगा आंसर। बहुत आसान है ये तो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:8 है, 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 13:6 था। यहां से देखो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले 13:13, यहां से देखो 13:6 था, ठीक है ना। और वर्तमान में कितना है, 15:8 है, ठीक है। अब यहां समझो, यहां से देखो जरा कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस चेक करो। 13 और 6 में 7 का डिफरेंस है और 15 और 8 में भी 7 का डिफरेंस है। दोनों जगह डिफरेंस सेम है तो कुछ नहीं करना होता है। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन डिफरेंस सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। यानी कि यहां से देखो 13 में क्या जोड़ दें कि 15 आए, 2, और 6 में क्या जोड़ देंगे 15 आए, 2। मतलब यहां से पता चल रहा है कि 2 के बाद की आयु है और 6 के बाद वर्तमान में जाने के लिए 6 वर्ष लगेंगे। यानी 2 का बाद 6 है तो 1 का अनुपात 2 का अनुपात 6 है तो 1 का अनुपात 3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है। पिता की वर्तमान आयु इधर है, पिता की वर्तमान आयु 15 × 45 वर्ष आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये तो, बात समझ में आई भैया, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, ठीक है। तो ये हमारे दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट का 15 नंबर का सवाल था, ठीक है ना भैया। 15 नंबर का सवाल, 15 पूरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सारे सवाल होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कोई सवाल अगर टाइपिंग की वजह से मिस्टेक आ जाती है तो कभी कभी समस्या हो जाती है, देख लिया करो। बाकी कैलकुलेशन है, अपने लॉजिक को लगाओ, हर जगह सवाल सही हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगली सेट के साथ। ऐसी रोज हम प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए, और अब तो एग्जाम बहुत करीब है तो हम ऐसी अपनी प्रैक्टिस को करते रहेंगे रोज, ठीक है ना। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, हैव ए गुड डे।